हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज एक फिर नए अपडेट और एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। साथियों आप सभी को पता है कि वन लाइनर सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, कंटिन्यूसली लेकर के आ रहा हूं। तो उसी वन लाइनर के सीरीज़ को आज फिर कंटिन्यू कर रहा हूं और आज इसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। साथियों इसी के बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जितना हो सकता है इस पार्ट में हम करेंगे। और आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि साथियों ये जो पीडीएफ होगा आपका ये बाइलिंगुअल होगा, मीन्स कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल मैं करा दूंगा। और साथियों आप सभी को पता है कि ये विधि भारती पब्लिकेशन का बुक है और इसी विधि भारती के पब्लिकेशन के बुक से मैं सभी वन लाइनर आपके लिए करा रहा हूँ जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों अगर हम बात करें इस बुक के बारे में तो इसमें हिंदू एंड मुस्लिम लॉ दिया है, लॉ ऑफ टॉर्ट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दिया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिया है, इक्विटी ट्रस्ट दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिया है एंड कोर्ट फीस एक्ट दिया है। ये सभी एक्ट एक साथ एक बुक में कंपाइल्ड करके इनके द्वारा दिया गया है। अगर साथियों आप चाहते हैं कि ये बुक आपके पास भी होना चाहिए और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यू सेशन भी इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है जो कि हर टॉपिक से कम 350 से 400 एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर लगता है कि आपके पास ये बुक होना चाहिए तो साथियों आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पर जाकर के आप ऑनलाइन इस बुक की शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये बुक ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप बुक को परचेस कर सकते हैं। तो साथियों देखिए जो हमको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। पब्लिशर के थ्रू ये नहीं कहा जाता है कि आप इसको दीजिए, पीडीएफ देने के लिए मना किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ लेकर के आ रहा हूं, बना करके लेकर के आ रहा हूं। आप यहां पे ऑब्जर्व करिए। साथियों जब हम बात करते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, देखिए साथियों मैं आपको यहां पर दिखा भी देना चाहता हूं कि जो मैं पीडीएफ लाया हूं सिर्फ ये हिंदी में नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी पीडीएफ है। ये नहीं सोचिएगा कि आप मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पीडीएफ लेकर के आया हूँ, नहीं, ये पीडीएफ जो है ये बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है। साथियों अब यहाँ पर देखिए बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इनके द्वारा, ये कहाँ से कहाँ तक अगर चैप्टर की बात करते हैं तो धारा 1 से लेकर के 4 तक में ये प्रारंभिक हमको देखने के लिए मिलता है। साथियों पहले मैं रेंज आपको बता देना चाहता हूँ कि किस रेंज में क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, इसीलिए मैं रेंज भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि रेंज से आपके में क्वेश्चन मिल रहा है। तो साथियों अगर हम पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं, किसकी पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट फर्स्ट में आपको प्रिलिमिनरी मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? प्रिलिमिनरी मिलेगा। और कहां से लेकर के सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 तक आपको प्रिलिमिनरी मिलेगा। अगर यही हम बात करते हैं साथियों पार्ट सेकंड की, इनके किसके, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पार्ट सेकंड की, तो पार्ट सेकंड में यहां पे साथियों आपको मिलेगा चैप्टर सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 तक आपको यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हैं पार्ट सेकंड की हम बात कर रहे हैं, पार्ट सेकंड में आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 की। पार्ट सेकंड के ही अंतर्गत आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, चैप्टर नंबर सेकंड आपको देखने के लिए साथियों मिलेगा सेक्शन नंबर 9 से लेकर के सेक्शन नंबर 25 तक। ये क्या करता है? डील करता है जो आपका होता है चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो सिर्फ और सिर्फ ये एक सेक्शन को डील करता है, ठीक, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 26 को। अगर यही हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, पार्ट सेकंड में भी हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो आपका डील करता है वो सेक्शन नंबर 27 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 के बीच में ये डील करता है। अगर चैप्टर नंबर हम 5 की बात करते हैं साथियों तो चैप्टर नंबर 5 आपका डील करता है सेक्शन नंबर 31 से लेकर के सेक्शन नंबर आपका 33 तक डील करता है। और चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो चैप्टर नंबर 6 जो आपका डील करता है, 2 सेक्शंस को ये डील करता है, सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35 की। अगर हम बात करते हैं पार्ट की, अब देखिए हम पार्ट वाइज हम यहाँ पे बता रहे थे, यह पार्ट सेकंड है आपका और अब यहाँ पे पार्ट थर्ड आ गया। अगर हम पार्ट थर्ड की बात करते हैं तो इसमें साथियों आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिलता है, एक चैप्टर नंबर 7 देखने के लिए मिलेगा और एक चैप्टर नंबर 8 देखने के लिए मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 7 की हम बात करते हैं तो ये भी 2 सेक्शंस को होल्ड करता है, सेक्शन नंबर 36 को और सेक्शन नंबर 37 को, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 8 की हम बात करते हैं तो ये साथियों होल्ड करता है सेक्शन नंबर 38 से लेकर के सेक्शन नंबर 44 तक, जो कि सेक्शन नंबर 43 और 44 को ऑलरेडी रिपील्ड कर दिया गया है। तो आपने साथियों यहाँ पे रेंज को भी एनालिसिस कर लिया, क्योंकि रेंज एनालिसिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए मैंने रेंज को भी एनालिसिस करा दिया आपको। अब साथियों देखिए इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 अधिनियमित हुआ था। तो कब हुआ था साथियों? तो 13 दिसंबर 1963 को इसको क्या किया गया था? इसको अधिनियमित किया गया था। अब देखिए साथियों, कह रहा है कि प्रवर्तन तिथि के बारे में हम बात करते हैं। कभी भी हम किसी भी चीज़ के बारे में प्रवर्तन तिथि को हम लोग लॉ के अंतर्गत अगर कभी भी पढ़ते हैं तो हम लोग प्रवर्तन की तिथि को भी पढ़ते हैं। जब प्रवर्तन की तिथि को हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। जब हम प्रवर्तन की तिथि पढ़ेंगे तो साथियों ये हो जाएगा 1 मार्च 1964 को ये क्या हुआ था? ये प्रवर्तन में आ गया था। 1 मार्च 1964 को ये क्या हो गया था? ये साथियों लागू हो गया था। आपको पता होना चाहिए लागू हो गया था। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर लागू हुआ था, तो क्या संपूर्ण भारत पर लागू हो गया था? तो जी नहीं दोस्तों, ये उस समय संपूर्ण भारत पर नहीं लागू हुआ था, एक्सेप्ट J&K लागू हुआ था। मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्ट करके ये लागू हुआ था। लेकिन आप सभी लोगों को पता है साथियों, क्या पता है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आ जाने के बाद, कब से? 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट आ जाने के बाद ये पूरा जो भी हमारा एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे क्या हो गया? होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई हो गया। तो आपको ये बात अपने दिमाग में भी रखना है और ये आपके लिए रेलेवेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करना उचित समझा। नेक्स्ट कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के पहले क्या लागू था? तो आपको ये भी बताना है कि क्या लागू था। तो इसके पहले क्या लागू था? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1887 इसके पहले लागू हुआ करता था। तो आप वन लाइनर के माध्यम से देखते जाइए। बाकी जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ये भी आपके लिए रेलिवेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। देखिए कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो साथियों अभी मैंने रेंज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया। रेंज कहाँ से है? हमारे पास 3 पार्ट दिया गया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। और हमारे पास चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स की बात यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में कितने भाग और धाराएं हैं? मीन्स कि इसमें कितने भाग हैं और कितने धाराएं हैं? तो साथियों आप सभी को पता है कि 3 भाग है। ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर दिया। और अगर धाराओं की हम बात करें तो 44 धारा है, जिसमें से 2 धारा को क्या किया गया है? रिपील्ड कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 43 को और सेक्शन नंबर 44 को रिपील्ड कर दिया गया है। अब यहाँ पे कितनी धाराएं बची हैं? अब टोटल 42 धारा यहाँ पे बची हुई हैं। आगे देखिए साथियों, वन लाइनर में कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम विक्रय की संविदा के पालन के वाद में सफल होने के लिए वादी को यह प्रकथन कर साबित करना होगा कि उसका संविदा के पालन को तैयार रहना और रजामंद रहने से ये रिलेटेड होता है। जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है? स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के रिलीफ के बारे में बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति को अनुतोष दिलाने के लिए बात कर रहा है। ये स्पेसिफिक होकर के बात कर रहा है, इसीलिए इसका नाम भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम साम्य विधि की देन है। किसकी विधि देन है साथियों? तो जो इक्विटी हम लोग लॉ पढ़ते हैं, इक्विटी की देन है एवं सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री बेंथम ने कथन का सार है। ये बेंथम के कथन का ये सार भी माना जाता है कि जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है साथियों, ये साम्य विधि की ही देन है। साम्य विधि की इसलिए देन है क्योंकि यहाँ पे इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को फॉलो किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया जाता है? आपको स्पेसिफिकली रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा इस एक्ट का नाम है, इसी एक्ट के नाम के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाता है? रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। आगे कर रहा है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन पीड़ित पक्ष को वही वस्तु देने का आदेश दिया जाता है जो वास्तव में उसका है या उसकी है या उसे मिलना चाहिए। वही स्पेसिफिक रिलीफ होता है, उसी को कहा जाता है कि ये आपका है और आप ही को ये मिलेगा। जैसे मेरा कोई टॉय है तो मुझे वही टॉय चाहिए, मुझे कोई दूसरा टॉय नहीं चाहिए उसके एवज में। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। इसी को स्पेसिफिक होकर के बात करना कहते हैं। जो मेरा है वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और भी कहते हैं। आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। अब कानून के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, ये जो लॉ लागू हुआ है, ये जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 लागू हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका उद्देश्य है न्याय की व्यवस्था करना। किस चीज़ के लिए इसको लागू किया गया है? तो न्याय की व्यवस्था करना, अधिकारों की स्थापना एवं अपराधों को दूर करने के लिए इस एक्ट को क्या किया गया है? इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए इसको क्या किया गया है? इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, अगर नाम की हम बात करते हैं तो इस एक्ट का नाम है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का मतलब होता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के नाम से जाना जाता है और सर्वप्रथम 1877 में इसको क्या किया गया था?
पारित किया गया था। विस्तार की हम बात कर सकते हैं साथियों, तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था, ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था, लेकिन जब से आपके देश में 31 अक्टूबर 2019 के बाद से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, और उसी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होने के बाद से ये आपके संपूर्ण भारत पे क्या हो गया, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका लागू हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में कह रहा है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के बारे में क्या क्या सत्य है, कौन कौन सी बातें जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रिगार्डिंग सत्य बताई गई हैं, सही बताई गई हैं। तो साथियों यह कह रहा है यह एक प्रक्रियात्मक विधि है, जो स्पेसिफिक रिलीफ होता है ये एक प्रोसीजरल लॉ की तरह काम करता है। सेकंड कह रहा है यह दीवानी प्रक्रिया संहिता का सहायक है, मीन्स कि ये हेल्प करता है, जब हम दीवानी प्रक्रिया को देखते हैं तो उस टाइम भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट कर रहा है ये अंग्रेजी कानून पर आधारित है, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात कर रहे हैं। ये तीनों इसकी खूबियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं कि यह प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ को ये सपोर्ट करता है। जब दीवानी मामला हम देखते हैं तो वहां पर भी हमको ये हेल्प करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और ये अंग्रेजी कानून पर भी क्या होता है, आधारित होता है। और आप देख सकते हैं 41 बिहार एपीओ 2011 के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि साम्य का यह सर्वमान्य नियम है, किसका, जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो साम्य का यह सर्वमान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह वस्तु अथवा संपत्ति मिलनी ही चाहिए जिसको कि वह पाने का हकदार है। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी अगर सामान है तो वो उसको पाना चाहता है तो वो सामान उसी को मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। ऐसे व्यक्ति को उसकी वस्तु अथवा संपत्ति विशेष के बदले में धन या अन्य कोई वस्तु लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं, अगर कोई किसी व्यक्ति का ये अगर घर है, अगर वो कह रहा है कि नहीं ये मेरा घर है अब मुझे को ही ये घर चाहिए, तो आप उसके एवज में ये नहीं कह सकते कि नहीं चलिए आपका तो घर किसी ने और ले लिया या किसी कोई और ने खरीद लिया, आप क्या करिए आप दूसरे घर को खरीद लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसी के लिए आया है, और जो आपका था वो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। यही बात कहना चाहता है हमारा सिंपल सा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आगे साथियों कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुपालन अधिनियम SRA, जिसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत यथोचित अनुपालन स्वीकार नहीं किया जा सकता यदि कोई भी पूर्ण संविदा नहीं है। ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो धारा 1 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। और धारा 1 के अंतर्गत हमको क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, जब हम किसी भी एक्ट के धारा 1 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, हमको सिंपली देखने के लिए मिलता है, और उसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब से नोटिफिकेशन किया गया तब से ये क्या हो गया, पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें, देखिए आगे इसमें यह कह रहा है कि इस अधिनियम को सामयिक उपचार कहा जाता है। ये जो अधिनियम होता है इसको सामयिक उपचार के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स कि इक्विटेबल राइट के अकॉर्डिंग भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है यह अधिनियम न्यायालय के विवेकाधिकार पर और न्यायिक उपचार के अंतर्गत क्या किया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो SRA 1963 की हम बात कर रहे हैं। मैं बार बार एक्ट का नाम ले रहा हूँ, मैं बार बार एक्ट के ईयर को बता रहा हूँ, जिससे कि आपके मेमोरी में ये बार बार बैठ जाए और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से आए तो क्वेश्चन गलती ना हो। नेक्स्ट कह रहा है इस अधिनियम के विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति 13 दिसंबर 1963 को क्या हुआ गया था, आपको प्राप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का उत्साधन है भारतीय विधि आयोग की विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 के बारे में जो 9वां रिपोर्ट पेश किया गया था, उसी 9वां रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साथियों सेक्शन नंबर 2, और जब सेक्शन नंबर 2 आ जाता है तो हमारे पास देश भर के डेफिनेशन क्लॉजेज आएंगे, क्योंकि हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं, जब कभी भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो हमको देखने के लिए मिलता है जहां सेक्शन 2 आता है तो हमको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए अक्सर मिलता है, क्योंकि उसी में डेफिनेशन क्लॉजेस छुपे होते हैं। अब देखिए धारा 2 की बात कर रहा है, किस धारा में आभार मीन्स की बाध्यता को परिभाषित किया गया है। तो साथियों अगर हम आभार ऑब्लिगेशंस की हम बात करते हैं, ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो हमारा सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज ए के अंतर्गत हमको ऑब्लिगेशंस को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। सेकंड कर रहा है न्यास और न्यासी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। न्यास और न्यासी की हम बात करते हैं तो साथियों जो 2 घ में ट्रस्टी की हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं, और घ में हम लोग ट्रस्टी की बात करते हैं। तो ये
2C में और 2D के अंतर्गत इन दोनों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये इंग्लिश का PDF है और इंग्लिश का भी PDF मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इंग्लिश के PDF में क्या आपको दिया है, थोड़ा सा हमको लग रहा है ये ब्लर आ गया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं जो भी चीज़ें हैं मैं ओरिजिनल कॉपी से आपको देख करके बताऊंगा। अब साथियों यहाँ पे कह रहा है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसी सेम चीज़ें के बारे में यहाँ पे भी कह रहा है। किस चीज़ के बारे में कह रहा है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो भी हम लोगों ने बैकग्राउंड पढ़ के आए हैं वही बैकग्राउंड यहाँ पे भी कर रहा है। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स ऑन 13 मीन्स की 13 दिसंबर 1963 रिप्लेसिंग ओल्ड स्पेसिफिक एक्ट 1877 मीन्स कि इसी को रिपील करके ये हमारा क्या आया था, जो हमारा नया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था, यही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था। कब आया था, तो 13 दिसंबर 1963 को ये हमारे यहाँ आ गया था। नेक्स्ट कह रहा है द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, जो वास्तविक ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का, इज टू बी गिव अ पार्टी सीकिंग स्पेसिफिक रिलीफ, पार्टीज को क्या देना था, एक स्पेसिफिक काइंड का उनको रिलीफ प्रोवाइड करना था। उसी रिलीफ के बारे में ये बात कर रहा है। रिलीफ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सम सिविल राइट्स, उनके सिविल राइट्स को बचाना था, और द प्रिवेंशन ऑफ सम सिविल रॉन्ग, और उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का सिविल रॉन्ग उनका हो रहा था तो उसको भी क्या करना था, इस एक्ट का पर्पस था कि उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। सिविल इंजरी मीन्स वायलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन, स्पेसिफिक रिलीफ इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रेड्रेशन, इट इज एन इक्विटेबल रिलीफ, इसको हम लोग इक्विटेबल रिलीफ के अंतर्गत भी हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट में कह रहा है द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव ऑन द रेमेडीज इट सिक्स टू द प्रोवाइडेड, ये एग्जॉस्टिव ये जो एक्ट है अपने आप में एग्जॉस्टिव नेचर नहीं रखता है, ये किसी दूसरे एक्ट का भी क्या करता है, सहारा लेता है। जब ये अपना विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम प्रदान करता है, जब ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रदान करता है, तो दूसरे का भी क्या करता है, दूसरे एक्ट का भी ये सहारा लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट ओनली डील्स विथ द सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ये क्या करता है साथियों, कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ से ही डील करता है। एंड रिलीफ अबाउट विच द एक्ट इज साइलेंस आर यूज्ड बाय द कोर्ट्स। ठीक, आगे कह रहा है द प्रिंसिपल ऑन विच ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस, ये किस पे बेस्ड होता है साथियों, तो जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है ये इक्विटी एंड जस्टिस के ऊपर क्या करता है, ये बेस्ड करता है और उसी के अकॉर्डिंग ये अपना वर्क परफॉर्म्स करता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं द एम ऑफ द एक्ट इज टू डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है यहाँ पे as the short title to the act stated specific relief act, it is called the specific relief because the suit seeks a particular relief specifically in sense of defendant in order to do दैट स्पेसिफिक एक्ट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक पार्टिकुलर टाइप का रिलीफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट में कह रहा है दिस एक्ट डज नॉट कन्फर एनी राइट्स रिलीफ इन इटसेल्फ, इट ओनली प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रिलीफ एज टू रेमेडी द वायलेशन ऑफ द लीगल राइट्स। यहाँ पे किसी भी प्रकार के हमारे लीगल राइट को वो कर्टेल नहीं करता है, वायलेट नहीं करता है, ये क्या करता है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो राइट है, जो स्पेसिफिक राइट है, उसी राइट्स को ये क्या करता है, प्रोवाइड करने की हमको बात करता है। अब यहाँ पे हम साथियों पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमारे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 तक हमारे बीच में आते हैं और इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में धीरे धीरे करके वन लाइनर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट कह रहा है द शॉर्ट टाइटल एंड एक्ट नंबर ऑफ दिस एक्ट द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द एक्ट नंबर इज 47 ऑफ 1963। ये आपके लिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्ट नंबर क्या है। तो साथियों आप एक्ट नंबर पे भी फोकस करिएगा। एक्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एक्ट नंबर 47 ऑफ द 1963 है, मीन्स की 47वां नंबर का एक्ट बना था कब, 1963 में 47वां नंबर का एक्ट था। आगे कह रहा है द एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंटेड। जो भी सरकार का ऑफिशियल गजेट होता है, जो भी राजपत्र होता है, उस राजपत्र में जब से हमारा केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, इसको नोटिफाइड कर दिया जाता है, तभी से ये हमारा सेक्स क्या हो जाता है, ये हमारा एक्ट जो होता है ये लागू हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है साथियों सेक्शन फर्स्ट डील्स विथ द ऑब्लिगेशंस। ये जो हमारा सेक्शन फर्स्ट होता है साथियों, ये किस चीज से डील करता है,
सेक्शन फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है, सेक्शन नंबर 2 की यहाँ पे बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ए यहाँ पे बात कर रहा है और ये किस चीज को डील करता है साथियों, तो ये ऑब्लिगेशंस को डील करता है। ये किसके बारे में बता रहा है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में क्या इंक्लूड होता है, ड्यूटी इंक्लूड होता है साथियों। क्या इंक्लूड होता है, ड्यूटी जो होता है इनफोर्सिएबल बाय लॉ, उसी को हम क्या करते हैं सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत हम इंक्लूड करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन 2 डील्स विद द ऑब्लिगेशंस व्हिच इज ड्यूटी इंपोजेस ऑन अ पर्सन। ड्यूटी क्या करता है, इंपोज करता है किसी पर्सन पर बाय द लॉ और द लीगल बॉडी एंड इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो कि हम इन्फोर्सिएबल कैसे कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। और ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और ये हमको कहाँ दिया है, डेफिनेशन क्लॉजेज के अंतर्गत दिया है, सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज ए के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर है सेक्शन दैट डील्स विद द सेटलमेंट। ये किस चीज की बात करता है साथियों, तो ये सेटलमेंट की बात करता है। अब किस टाइप के सेटलमेंट की बात करता है, तो साथियों ये विल और कोडिसील के सेटलमेंट के बारे में बात करता है। किस चीज के, ये जो सेकंड नंबर की हम बात करते हैं, ये विल और कोडिसील के सेटलमेंट्स के बारे में बात करता है। मींस की वसीयत में किसी भी प्रकार के चेंजेस के और कोडिसील के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए section that deals with the settlement which means deliver of the movable or immovable property to such succession interstate which is agreed to the dispose of। इसी को dispose of के बारे में हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज बी के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है साथियों यहाँ पे सेटलमेंट डज नॉट इंक्लूड अ विल और कोडिसील। इसमें क्या होता है, सेटलमेंट में हम इंक्लूड नहीं करते हैं किसको, विल को और कोडिसील को। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपका क्वेश्चन बनेगा, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं सेटलमेंट के अंतर्गत, तो साथियों ना हम विल को इंक्लूड करते हैं और ना ही कोडिसील को हम इंक्लूड करते हैं। और यही आपका क्वेश्चन है, यहां से यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सेक्शन दैट डील्स विद द वर्ड ट्रस्ट। अब कौन सा सेक्शन है जो कि हमारा ट्रस्ट से डील करता है, तो साथियों आपको ऑलरेडी मैंने सेक्शन नंबर 2C बता दिया है जो कि ट्रस्ट से क्या करता है, डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सेक्शन दैट डील्स विद द वर्ड ट्रस्टी विच मीन्स द पर्सन होल्डिंग ट्रस्ट इन द प्रॉपर्टी। ये हमको डील करता है सेक्शन नंबर 2D के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कर रहा है all other definitions which have not been explained herein are same as the referred to the definition of the Indian Contract Act 1872। जो डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है उस डेफिनेशन को हम क्या मान लेंगे, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डेफिनेशन दिया है उसी का सेम ये डेफिनेशन है। अब देखिए साथियों यहाँ पे कह रहा है हिंदी का PDF हमारा कि बाध्यता किसके अंतर्गत आता है, इनके अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। किसके अंतर्गत ये बात बता रहा है, तो साथियों 2 के अंतर्गत बता रहा है, जिसको हम लोग ऑब्लिगेशंस के नाम से जानते हैं। ऑब्लिगेशन में क्या इंक्लूड होता है, तो इंक्लूड एवरी ड्यूटीज बाय द लॉ। जो भी ड्यूटीज आपको लॉ के द्वारा दिया जाता है ये आपके ऑब्लिगेशन के अंतर्गत निहित होता है। अब व्यवस्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे साथियों, तो व्यवस्थापना क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, अब इसको देखेंगे। तो व्यवस्थापना से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के द्वारा यथा परिभाषित बिल अथवा कोड पत्र से भिन्न ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा नग्न गमन को वैनित किया जा सकता है या उसका वैनित करना होगा। ये कहाँ हमको बताया गया, तो धारा 2 ख के अंतर्गत हमको किस चीज़ के बारे में, सेटलमेंट के बारे में बताया गया। और मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है कि सेटलमेंट के अंतर्गत विल और कोडिफाइड ये क्या होता है, इसको शामिल नहीं किया जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब साथियों यहाँ पे आप देखिए न्यास क्या होता है, ट्रस्टी के बारे में हम बात करते हैं। ट्रस्ट क्या होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में अभी आपके सामने डील किया है। अब ये देखने के लिए आपको कहाँ मिलता है, तो धारा 2 के सब क्लॉज ग के अंतर्गत आपको न्यास देखने का मिलता है। न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 3 में है और इस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाले न्यास प्राकृतिक बाध्यता कारित किया जाना होगा, जो कि धारा 2 सब क्लॉज ग के अंतर्गत आपको वेल डिफाइंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं ऐसे शब्द एवं पद जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में प्रयुक्त होते हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उनके वे ही अर्थ होंगे जैसा कि भारतीय संविदा अधिनियम की परिभाषा में धारा अंग के अंतर्गत ये बात बताई गई है। और ये कहाँ बताई गई है, जब हम सेक्शन नंबर 2 का सब क्लॉज ई पढ़ेंगे तो डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूज इन SRA की बात करता है। जो भी आपका डेफिनेशन दिया गया है कहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, वही डेफिनेशन आपका यूज भी हो जाएगा कहाँ पे, SRA में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, ये उसी से निकाल करके लाया गया। किसको, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है साथियों हमारा, ये कहाँ से आया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट से ही आया। कॉन्ट्रैक्ट से ही हम लोग इसको निकाल करके लेकर के यहाँ पे अलग करके लाए हैं। इसका जो मेन प्रोपाउंडर
फाउंडर माना जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही माना जाएगा। आगे कर रहा है 89 की बात कर रहा है। 89 के अंतर्गत हर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यस्त धारण किए हुए है, जो कि धारा 2 घ के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस्टी कहते हैं। जो क्या करता है, होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, किसी भी प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है एज अ ट्रस्ट के रूप में। उसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसको हिंदी में हम लोग न्यासी कहते हैं और इंग्लिश में हमको उसको ट्रस्टी के नाम से जानते हैं। सेक्शन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे सेविंग्स क्लॉजेस के बारे में दिया है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए सेविंग क्लॉजेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानते रहना चाहिए इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेविंग क्लॉजेस हमारे कहाँ दिए गए हैं। बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की, तो सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत आपको सेविंग क्लॉजेस दिए रहे हैं। देखिए आगे साथियों, सेक्शन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं, वहाँ पे मैं बिल्कुल फोकस्ड करूंगा और वहाँ से अगर कोई आपका क्वेश्चन बन रहा है तो उस पर मैं फोकस्ड करूंगा। कर सेक्शन नंबर 4 धारा 4 कि विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदान किया जाता है, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए नहीं किया जाता है। ये नॉट इन्फोर्सिएबल है। किस किस के लिए नॉट इन्फोर्सिएबल है, तो साथियों अगर मैं नॉट इन्फोर्सिएबल की हम बात करूं तो यहाँ पे 4 कैटेगरी बनेगा। ये पेनल लॉस के लिए नॉट इन्फोर्सिएबल है। किसके लिए, तो साथियों ये पेनल लॉस जो होते हैं, इस पेनल लॉस के लिए किसी भी प्रकार से हमारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पब्लिक सिविल राइट्स के लिए भी क्या है, ये नॉट इन्फोर्सिएबल है। किसके लिए, पब्लिक सिविल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, पब्लिक सिविल राइट्स में भी ये क्या है, नॉट इन्फोर्सिएबल है। ये क्रिमिनल लॉ में भी नॉट एप्लीकेबल है। किसमें साथियों, तो क्रिमिनल लॉ में भी ये नॉट एप्लीकेबल है। क्या, हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और ये पब्लिक रॉन्ग में भी हमारा इंक्लूड नहीं है। क्या, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये 4 जगह नॉट इन्फोर्सिएबल होता है, इसके लिए नहीं बना है। ये आप बार बार ये बात को मैं बता रहा हूँ कि ये पिनल लॉस के लिए नहीं है, ये पब्लिक सिविल राइट्स के लिए नहीं है, साथ ही साथ ये क्रिमिनल लॉ के लिए नहीं है और ये पब्लिक रॉन्ग के लिए नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये इस तरह के ऑप्शन आपके पास आएंगे और इसी तरह के ऑप्शन आपके फंसाने का काम करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे फंसना नहीं है। जो भी जरूरत की चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब भाग 2 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों, और भाग 2 में हम देखते हैं कि क्या क्या बातें कर रहा है। जब हम भाग 2 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 तक की कहानी आती है, और इन सभी कहानी को हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, एक एक करके इसको पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो उस पर हम ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है सेक्शन नंबर 5 में, सेक्शन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अधिपत्य प्राप्ति का वाद चल एवं अचल संपत्तियों के संबंध में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो धारा 5 में और धारा 7 में ये इस प्रकार का किया जा सकता है। धारा 5 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है सेक्शन नंबर 5। अगर यहीं पर हम सेक्शन नंबर 7 की हम बात करते हैं तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। किस चीज़ की बात करता है, तो स्पेशल मूवेबल प्रॉपर्टी की धारा साथ हमको बात कर रहा है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया और ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति का प्रादुर्भाव किया गया है। किसका किया गया है, तो जो अस्थावर संपत्ति है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कह रहा है साथियों, सिविल प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। और आपके ये 42 बिहार एपीओ 2011 के क्वेश्चन में इसको क्या किया गया है, पूछा भी गया है। ये आपके लिए इतना रेलिवेंट साबित हो रहा है। फिर नेक्स्ट धारा 5 को हम देखते हैं, तो धारा 5 में कह रहा है विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति का प्रादुर्भाव अचल संपत्ति के कब्जे की पुनर्प्राप्ति के बारे में बात कर रहा है। किसके साथियों, तो जो अचल संपत्ति होता है जिसको हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कह रहा है जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कब्जा प्राप्त कर सकता है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सिविल प्रोसीजर कोड। और ये सिविल प्रोसीजर कोड कौन सा है साथियों, तो सिविल प्रोसीजर कोड आपका 1900 एक्ट का है, जो कि एक्ट नंबर 5 ऑफ 1900 एक्ट है। इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। वही सिविल प्रक्रिया संहिता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि 12 वर्ष के बाद लाया जा सकता है। ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये 12 वर्ष। तो साथियों ये बात कर रहा है लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहा है। ये 12 वर्ष का यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लिमिटेशन पीरियड आपको प्रोवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत की अगर आप वाद भी लाना चाहते हैं तो 12 वर्ष के बाद आप वाद लाया जा सकता है। ये परिसीमा यहाँ पे एक लिमिटेशन पीरियड आपको दे दिया गया है। ठीक,
जो कि पोजेशन डिमांड के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, कौन सी धारा, आगे कह रहा है कौन सी धारा अचल संपत्ति से बेदखल को उपचार प्रदान करता है। तो अचल संपत्ति से बेदखल का उपचार कौन प्रदान करता है, तो हमारा धारा 5 और धारा 6 के अंतर्गत इस प्रकार का उपचार प्रदान किया जाता है। अगर धारा 5 की हम बात करते हैं तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने धारा 5 में देख लिया। और धारा 6 की अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो कह रहा है सूट बाय पर्सन डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्पोज यहाँ पे कर दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद किस धारा में उपबंधित किया गया है, तो धारा 6 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, जो कि अभी मैंने आप लोगों के सामने डील कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है धारा 6 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत अस्थावर संपत्ति के कब्जे से लिया हुआ वाद लाया जा सकता है जो बेदखल से कितने माह के अंदर होगा। तो साथियों यहाँ पे एक टाइम पूछ दिया है और यहाँ पे टाइम आपके लिए सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज 2 के क्लॉज ए के अंतर्गत आपको देता है और यहाँ पे 6 मंथ का एक टाइम पीरियड देता है और उसी 6 मंथ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट कर रहा है वादी के अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आधिपत्य हेतु वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा जो निरस्त हुआ है। वादी इस आदेश को चुनौती देने हेतु प्रस्तुत कर सकता है, क्या कर सकता है, तो यहाँ पे पुनर्निरीक्षण के लिए क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर से पुनर्निरीक्षण करिए, आप इसका फिर से रिव्यू करिए। फिर यहाँ पे धारा 6 को हम देखते हैं साथियों, कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना, किसके बिना, अपनी सम्मति के बिना अस्थावर संपत्ति से विधि के समयक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, कब्जा प्रयुक्त कर लिया जाए, उसे अपने पूर्ववर्ती कब्जे सिद्ध करना होगा। सबसे पहले उसको सिद्ध करना होगा कि हाँ उसका यहाँ पे क्या था, उसका पहले से यहाँ पे किसी भी प्रकार का कब्जा था। तो इन सभी चीज़ों को देख लिए आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6 जो कि आपके लिए रेलिवेंट है, इसीलिए सभी चीज़ों पे मैं यहाँ पे टाइम लिया हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, देखिए क्या कर रहा है। देखिए साथियों यहाँ पे आप इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तो इंग्लिश वाला जब वर्जन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है सेक्शन दैट इज सेविंग क्लॉजेस। सेविंग क्लॉजेस की बात आपने कहाँ देखा था, तो सेक्शन नंबर 3 में आपने सेविंग क्लॉजेस को देखा था। नेक्स्ट कह रहा है सेविंग क्लॉजेस से दैट द एक्ट डज नॉट डिप्राइव एनी पर्सन टू प्लेड फॉर एनी अदर रिलीफ अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा है। सेविंग क्लॉजेस को बस आप जानिए कि सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत आपको क्या दिया गया है, तो सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत आपको सेविंग क्लॉजेस दिया गया है जो कि आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा। अब बात करते हैं साथियों सेक्शन नंबर 4 में, तो सेक्शन नंबर 4 में मैंने आपको ऑलरेडी ये 4 चीज़ों के बारे में बता दिया है। क्या बता दिया है कि ये पेनल लॉस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन दैट प्रोवाइडेड दैट द एक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फॉर इन्फोर्सिंग सिविल राइट्स ओनली एंड नॉट अ पेनल लॉ, ये सिविल लॉ पे क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, कभी भी ये पेनल लॉ पे अप्लाई नहीं होगा। पेनल लॉ के अंतर्गत क्या क्या आ रहा था, तो साथियों डायरेक्ट पेनल लॉ आ रहा था, पब्लिक सिविल राइट आ रहा था, इनके ऊपर नहीं अप्लाई होगा, क्रिमिनल लॉ आ रहा है, इनके ऊपर नहीं अप्लाई होगा, और पब्लिक रॉन्ग आ रहा है, इनके ऊपर क्या होगा, ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे कि पार्ट सेकंड में इनके क्या दिया है, तो पार्ट सेकंड में इनके दिया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक आपको कहां पर दिया गया, पार्ट सेकंड के अंतर्गत दिया गया। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 तक तो हमको ऑब्जर्व करना है, लेकिन यहाँ पे पूरा इन्होंने लिख दिया है सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 35 तक, और जो हमको अभी ऑब्जर्व करना है सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 तक हम ऑब्जर्व करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1 है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होगा। साथियों देखिए इसमें किस चीज़ की हम बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 के बीच में हम लोग रिकवरी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। आगे देखिए साथियों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पे साथियों सेक्शन नंबर 5 को आप देखिए, सेक्शन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ दिस एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर 2 हेड्स विच आर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड रिकवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टीज, दोनों के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ की हम बात कर रहे हैं साथियों, तो जब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 5 की और सेक्शन नंबर 7 में, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। साथियों अब आगे बात करता है द लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 वर्क्स on the basic principle of the possession is itself a prima facie evidence of the ownership। किस चीज़ की बात कर रहा है कि अगर आपका पोजीशन है तो ये एज अ एविडेंस माना जाता है कि आपकी क्या होती है, आपकी ही वहाँ पे ऑनरशिप होती है। और लिमिटेशन पीरियड की हम बात करते हैं तो साथियों 12 ईयर का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड भी आपको प्रोवाइड करके रखा है, अगर हम एसआरए के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को डील करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है विच सेक्शंस डील्स विद एक्शंस फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल
प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द टाइटल, तो सेक्शन 5 के अंतर्गत इस टाइटल को हम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है सेक्शन 5 ओनली प्रोवाइड्स फॉर द रिलीफ ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। द वर्ड entitle means that the plaintiff did not have the absolute ownership, but anyone who has any possession title can sue under section 5। इसको sue किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू अंडर टू सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट में कह रहा है in a suit under this section the title of both of the parties can go into be considered by the court, but the possession claimed by the party should be judicial विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाई एज सच। इस प्रकार से अगर उनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है तो आप कर सकते हैं। प्रीवियसली पोजेशंस, साथियों अभी जो चीज़ें मैंने हिंदी में बताया वही सेम चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा तो आप यहाँ से भी देख करके आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6 पे हम चलते हैं हिंदी PDF में। तो साथियों सेक्शन नंबर 6 में कह रहा है कि धारा 6 अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति को जिसकी अचल संपत्ति पर वैध कब्जा है या किसी माध्यम से वैध कब्जा रहा हो, कब्जे से वैध ढंग से बेदखल कर दिया जाता है, तो वह कब्जा प्राप्ति के लिए वाद ला सकता है। किस चीज़ के लिए वाद ला सकता है साथियों? तो कब्जा प्राप्ति के लिए वाद ला सकता है। और आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया 6 मास के अंदर लाया जा सकता है और राज्य सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड कि राज्य सरकार के विरुद्ध आप नहीं ला सकते हैं। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो सेक्शन नंबर 6 के सब क्लॉज 2 के कॉलम नंबर B में आपको ये देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 6 का सब क्लॉज 2 देखिए साथियों, कह रहा है कि धारा 6 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति कब वाद नहीं ला सकता है? तो बेदखली के तिथि से 6 माह के बाद सरकार के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता है। किसके विरुद्ध? तो सरकार के विरुद्ध यहाँ पे वाद नहीं लाया जा सकता। और यही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन हिट करेगा कि क्या सरकार के विरुद्ध भी ला सकता है? तो बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है। 6 माह के बाद सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट कर रहा है क्या सरकार के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति धारा 6 सब क्लास 2 के अंतर्गत वाद ला सकता है? तो नहीं, वाद नहीं ला सकता। और यही आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट कर रहा है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि संपत्ति से दोषपूर्ण प्रक्रिया द्वारा बेदखल होने वाला व्यक्ति पूर्ण कब्जा प्रमाणित करके पुनः कब्जा प्राप्त कर सकता है, चाहे अतिचारी का स्वत्व कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना रहा हो। आगे कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश अथवा अज्ञप्ति न तो अपील योग्य है न ही पुनरावलोकन योग्य है। धारा 6 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत ये बात आपको देखने के लिए मिलता है। जब हम धारा 6 की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे 4 क्लॉजेज आपको दे करके रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस धारा के अधीन स्थित किसी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी और न ही ऐसा कोई आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन ही अनुज्ञाप्त किया जा सकेगा। आगे देखिए साथियों, कह रहा है इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और कब्जा का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगा। ये बात आपको देखने के लिए मिल गई। धारा 6 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप देखिए। कह रहा है धारा 6 के मामले लाने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पूरा होना आवश्यक है। अधिपत्य का होना आपका आवश्यक है, अधिपत्य का वैध होना भी आवश्यक है, अचल संपत्ति के बारे में बताया गया, बिना सहमति के निष्कासन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट कर रहा है विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्यथा निष्कासन के बारे में भी बताया गया है। और नेक्स्ट कर रहा है निष्कासन के 6 माह के अंदर वाद संस्थित किया जाना। इन सभी चीज़ों को सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग होना अनिवार्यता की गई है। नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि व्यवस्थापन पत्र से अभिप्रेत ऐसे किसी लिखितम से है जो धारा 2 सब क्लॉज ख के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके द्वारा किसी चल या अचल संपत्ति से उभरवर्ती हितों का गंतव्यता या न्यायगमन की व्यवस्था की गई है या व्यवस्था करने का करार किया गया होगा। इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए व्यवस्थापन पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो इच्छा पत्र, विल और कोडिसील, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों इसके अंतर्गत शामिल नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट कर है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम
अनुदत्त किया जा सकता है केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए। आगे कर रहा है विशेष अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जा सकता, दंड विधि के प्रवर्तन कराने के उद्देश्य के लिए यहाँ पे नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कर रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अधीन निर्णय से अपील एवं पुनर्रोकन नहीं होगा, केवल पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। धारा 6 के अकॉर्डिंग ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। फिर यहाँ पे देखिए साथियों धारा 6 किसी व्यक्ति को स्वतः के आधार पर आधिपत्य की पुनः प्राप्ति के लिए वाद संस्थित करने से वंचित नहीं कर सकता है। किसकी बात कर रहा है? तो धारा 6 की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए धारा 6 के अंतर्गत निर्णय पुनर्निरीक्षण तभी होगा जबकि ऐसा निर्णय से गंभीर अन्याय हुआ हो अथवा उससे विधि की त्रुटि अविलंबित हुई हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथियों यहाँ पे देखिए धारा 6 का उद्देश्य क्या कर रहा है कि धारा 6 का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो धारा 6 के अंतर्गत हम देखते हैं कि विधि को अपने हाथों में लेने से रोकता है। क्या करता है? विधि जो होता है उसको अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। आगे कर रहा है विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से अन्यथा निष्कासन पर रोक लगाता है। और नेक्स्ट कर रहा है सील एवं सरल प्रक्रिया पर उपचार प्रदान करता है। इन सभी चीज़ों को धारा 6 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे बात कर रहा है धारा 6 के अंतर्गत उपचार सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो साथियों सिविल न्यायालय के द्वारा यहाँ पे उपचार धारा 6 के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। फिर यहाँ पे इंग्लिश वाले में वर्जन में देखिए कर रहा है सेक्शन विच सेज दैट इफ अ पर्सन हैज बीन डिस्पोजेस और डिवेस्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी अगेंस्ट ड्यू टू द कोर्ट ऑफ लॉ देन दैट पर्सन कैन फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेसन। ये बात आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो सेक्शन नंबर 6 में मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए आप यहाँ पे एक सूट दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है सेक्शन 6 इज मोर peculiar it uphold the rule of law, it's provided that no one is above the law, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। and the relief is to be sought through legal procession. Any person who is possession of the property cannot be removed without his consent. It even includes a trespasser who has come to the possession of immovable properties की बात यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है साथियों सेक्शन 6 इज एप्लीकेबल ओनली इफ द प्लेंटिफ प्रूव्स। अगर प्लेंटिफ किसी चीज को प्रूव्स कर देता है तभी वो एंटर हो सकता है। फर्स्ट दैट ही वॉज इन जुडिशियल पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, वो जुडिशियल पोजेशन से है और किस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो संपत्ति को लेकर के। सेकंड कर रहा है दैट ही हैड बीन डिस्पोज्ड without his consent and otherwise then due to the course of law के बारे में बात कर रहा है। थर्ड कर रहा है that the disposition took place within the 6 month from the date of the suits के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है possession here means legal possession which may exist with or without actual possession and with or without a ritual origin. Thus where a trespasser is allowed to continue on the property and the owner make no effect to the remove it, the trespasser will gain possession under section number 6। trespasser को क्या दे दिया जाएगा? पोजीशन दे दिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग। आगे कर रहा है in which case it was held that after the expiry of the tenancy agreement the tenancy continue to be hold judicial possession and cannot be disposed unless the owner gets the decree of the eviction against him। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये मामला आया था और उस मामले में भी ये बात आपको देखने के लिए मिली थी। साथियों अब हम आपसे इस पोजीशन के बारे में अब हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास अब थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई है। मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, यहाँ इसके बाद से जो भी चीज़ें बच रही है मैं नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊँगा और नेक्स्ट सेशन में मैं वो आप लोगों के लिए करा दूंगा। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।